मेरा नाम अरशद है सर। अरशद जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में कहाँ किसको चुनने वाले हैं? सर पहले तो मोदी जी के लिए एक शेर कहना चाहूँगा मैं, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो अभी जुल्म सितम और करे। रामपुर के अंदर आजम खान को परेशान किया गया, बेकसूर थे वो, 24 महीने जेल में डाला। आपको पता है बेकसूर थे वो? इतने केस तो सुल्तान डाकू पे नहीं लगे आज तक, हिंदुस्तान में आज तक किसी पे इतने केस नहीं लगे जितने आजम खान के ऊपर लगे। आपको पता है कि वो बेकसूर थे? बेकसूर थे, क्लीन चिट मिल गई उनको। आधे केस तो बरी हो गए हैं वो, आधे से ज्यादा में अब तो 2-3 केस बचे हैं, वो भी बीजेपी ने घुमा रखा है, पुलिस ने घुमा रखा है। बीजेपी ने घुमा रखा है। जी भाई साहब कह रहे हैं कि आजम खान पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। हाँ साहब, बेबुनियाद। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था ना, डीएम से लेके सबको हटवाए और वहाँ से किस तरह से पिटवाए, वो देश देखा था। आपका राज था, पुलिस उसी पुलिस से भैंस ढूंढवाते थे, है ना। किस तरह का आतंक उत्तर प्रदेश में मचा रखे थे, और किसको किसको गाली कहते थे, इस भारत माँ को डायन कहते थे, उनको तो जेल में सड़ा के मार देना चाहिए। जो हमारे भारत माँ को डायन कहे उसको फांसी पे चढ़ा दो, यही वही आजम खान ने कहा था। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जिन 2 लोगों को दिक्कत है, कुछ समुदाय विशेष के लोगों को, इसलिए कि उनकी जगह जगह जो बम फूटता था ना, वो नहीं फूट रहा है। हाँ जी भाई साहब जवाब दीजिए। कहाँ बम फूटते थे? हाँ, नहीं फूटते थे। बीजेपी की सरकार जब नहीं थी, ये बीजेपी के लोग कराते थे झगड़ा, बीजेपी के लोग कराते थे। उसमें नाम किसका आता था? जब जांच होता था, कांग्रेस ने ही जांच किया था। 26/11 में कौन था? बताइए भाई साहब। कहाँ का था वो? कहाँ का रहने वाला था वो? कहाँ का रहने वाला था वो? बताइए ना। पाकिस्तान का था। इस सरकार की विफलता थी जो यहाँ पर इंडिया के अंदर आ गया हो। आज क्यों नहीं आ रहा है? मोदी के क्यों नहीं आ रहे? सवाल लगातार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बताइए। मोदी जी की नाक के नीचे तो मालिया भाग गया, मोदी भाग गया, सब भाग गए। इन्हें तो बदल गए, अब बदल जाएंगे, भाग जाएंगे, बात भी सब्जेक्ट बदल देंगे, समझ रहे हैं। असल बात यहीं से समर्थन मिलता था, यही जगह जगह नारे लगते थे। हम भी क्रिकेट खेले हैं, हम भी देखे हैं, जब पाकिस्तान जीतता था ना, धर्म के यही लोग नारे लगाते थे पाकिस्तान के, हमने देखे हैं। सच्चाई यही है। अब आप चुकी वो तो आप सपोर्ट करोगे कोई भी जीते, अमेरिका जीते, ईरान जीते, इराक, आप सपोर्ट करते होगे? हम सिर्फ प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, जो अच्छा प्लेयर है उसको सपोर्ट करेंगे। धर्म के हिसाब से सपोर्ट करोगे? नहीं, प्लेयर के हिसाब से। अच्छा प्लेयर है तो सबसे अच्छा प्लेयर आज की तारीख में बॉलर तो शाहीन आफरीदी अच्छा है, और क्रिकेटर जो है वो विराट कोहली अच्छा है। इधर खिलाड़ी है, देश का खिलाड़ी नहीं है शायद। अच्छा, इसका मतलब देश में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। कौन है? ये कैमरा इधर लाएगा। क्या बोला आपने? अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सारी दुनिया अच्छी है। अपने देश का अगर खिलाड़ी है ना, सुनो, अगर खराब भी हो ना तो कहते भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई। तुम दूसरे देश के खिलाड़ी को तुम कह रहे भैया अच्छा है। अरे नहीं, अरे यार रुक भाई साहब, आप लोग हम हार जाए, खेल है। इनका देश प्रेम जाग गया है, से प्रेम है। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है ना, वो सिर्फ एक दिन का वीजा करवा करके जाके घूम के आ जाए पाकिस्तान, पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है। यार वहाँ के धार्मिक स्थल जो मस्जिद है, वहाँ तो आए दिन बम फोड़ करके ऐसे मारा जाता है ना। तुम्हें पाकिस्तान से प्रेम है, तुम्हें सीरिया से प्रेम है, तुम्हें बगदादी से प्रेम है, एक दिन तो वहाँ टिक नहीं पाओगे। अब बात कर रहे हो जितना स्वतंत्रता मिल रहा है ना हिंदुस्तान में, मुझे प्लेयर से प्यार है। पत्रकार महोदय, जितना स्वतंत्रता मिल रहा है इनको, तो तभी देखो अभी तो साबित हो गया ना कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और कुछ जब पाकिस्तान कभी 99% तो हिंदुस्तानी जीतता है, 1% जीतने पर जो पटाखे की आवाज आपको सुनाई देती होगी ना, वो ऐसे लोगों से सुनाई देता है। भाई साहब फूटते हैं क्या? ऐसा नहीं है, आज तक भाई साहब ने कहा 1-8% इंडिया जीतता है। इंडिया और इंडिया नहीं, 99% हाँ 99% जीतता है हमेशा उल्टा सुनेंगे। आज तक जितने भी मैच है, टेस्ट, वनडे, ओडीआई, इनको आप देख लीजिए कौन कितने जीता है, तो उसमें इंडिया का नाम कहीं नहीं आता। अच्छा, तो किसका नाम आता है? गूगल कर लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप नागरिक हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के? असली बात है, इस्लाम के हिसाब से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिम उम्मा, उसके लिए देश नहीं होता है। उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं होता, ये घटिया बातें करते हैं। बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। सही बात। वहाँ के पीएम ने पता क्या बोला था? विराट कोहली एक दिन के लिए हमें दे दो और हमारी बेटी ले जाओ। ऐसे प्लेयर है हमारे, क्या बात कर रहे हो यार। बिल्कुल कहा था विराट
कोहली के लिए कहा था कि विराट कोहली इतना बेहतरीन प्लेयर है। वो ये पाकिस्तान की मांग तो जरूर करते हैं विराट कोहली की, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ। कहा जैसे इनकी बात से आप मुतमईन है, इनकी बात से मुतमईन है आप मुतमईन है कि नहीं? मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप बातचीत करते नजर आ रहे हो, वो 2024 पर बात आ जाती है, तो क्या आपको काम किसी वंचित है, किसी काम से कोई काम नहीं लगा है, 2024 में किसको लाना चाहिए? 80% लोग परेशान है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा। आपको मालूम है? अच्छा। आप वैसे सवाल कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप किस परेशानी से वो हो रहे हैं? आप बताइए ग्रस्त किससे है? कोई काम नहीं है, मेरा भी कोई काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है? नहीं। कितने पढ़े लिखे सर? मैंने 12th किया है। 12th किया है जी। तो कोई रोजगार नहीं है? कहाँ है रोजगार बताइए आप? हाँ, रोजगार। हाँ। सर रोज भैया 12 जो लोग बात करते हैं कहते हैं कि ना रोजगार नहीं है, इनको रोजगार का मतलब पता है? रोजगार का मतलब कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। ये लोग जितने लोग हैं ना, रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब सोच के बैठा हुआ है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना, मैं बता रहा हूं, अगर क्वालिटी है, करोड़ों का पैकेज मिल रहा है प्राइवेट कंपनी में, अपना सीवी मुझे भेजना, मैं लगवा दूंगा। एक बात, जो रोजगार की बात कर रहा है। दूसरी बात कह रहा है महंगाई, घर में खाते हो मलाई, एक मिनट सुन लो, घर में, अरे सुन लो, घर में खाते हो मलाई और बाहर आकर के कहते हो महंगाई। यही लोग हैं जो घर में पीते हैं अंदर घी। अरे उन गरीबों से जाके पूछो जो गांव में मजदूरी करता है और फिर भी कहता है 1400 का सिलेंडर खरीदूंगा लेकिन वोट दूंगा मोदी को, क्योंकि देश उनके हाथ में सुरक्षित है। ये राहुल गांधी के कुछ चमचे आकर के यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते। आज इतने दिनों तक निकाला भारत, प्रोपेगेंडा तो कोई नहीं चला सकता। मुझे, हाँ, मैं इनके जवाब ले लेता हूँ। जी भाई साहब, आपको क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, या किससे सरकार से आप सहमत हैं, वो बताइए मुझे। जितना सुरक्षित देश है भाई साहब भी जानते हैं। आप बताइए ना। कितने करोड़ लेके मालिया भाग गया, कितने करोड़ लेके चौकसी भाग गया, हमला हुआ है, पूछे ना। और लोन किसने दिया था मालिया को? लोन किसने दिया? सरकार ने तो कांग्रेस ने लोन दिया तो उसका रोकथाम तो रेस्क्यू करनी चाहिए थी। इनके हाथ में सत्ता थी। अच्छा। सत्ता तो इनके हाथ में थी, क्यों भागा वो? इनसे मिली भगत थी उसकी जो भाग गया वो। मतलब लोन कांग्रेस ने दिया, मिली भगत इनके साथ। भाई साहब सरकार तो दूसरी आ गई थी, पलट गई थी। इनके हाथ में तो, कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं था। भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भागे हो। नहीं, एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार में भागे है ना, लोन किसने दिया, किसके सरकार में लोन दिया वो आपको पता है? वो एनपीए रोक नहीं पाए। वो एनपीए कब बना पता है आपको? क्यों? अरे भाई साहब एक बात बताइए, एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट रोकने के लिए जाएगी? बताइए आतंकवादी कैसे देश में आ जाते हैं? आतंकवादी, मेरी बात सुनो, आतंकवादी की ये बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं पत्रकार महोदय आपको बताऊं, जहां पे ये खड़े होकर के बता रहे, डिबेट कर रहे हैं ना, आए दिन यहां भी बम फूटते थे। 14 के बाद ये पॉसिबल हो पाया है कि आतंकवादियों ने हिम्मत नहीं है कि एक बम आकर के फोड़ दे। आपको पता है बीजेपी के थे फोड़ने वाले? भाई साहब देश में झगड़े अब नहीं हुए। नहीं, बताइए तो। मुझे लग रहा है कि आप जानते थे कौन थे वो। कौन सी घटना नहीं हो रही बताइए? नहीं, बताइए ना कौन थे वो। 40 जो जवान शहीद हुए थे, किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? किसकी गवर्नमेंट थी बताइए आप? बीजेपी की थी। पुलवामा वाला बोल रहे हैं ना, वो कायराना हमला था और उसको आपको पता है 14 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ये वही लोग हैं, सुनिए, जो अभी जय श्री राम भी बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे। पता है क्यों? यूपी में 1993 में जो ढांचा गिरा था तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और जब वहां पे बीजेपी की नेत्री महिला बोली थी कि एकता कमी, जिस दिन हमारी सरकार बनेगा ना, क्या मुलायम के काशी, हम सारे बोलेंगे जय श्री राम। अभी जय श्री राम भी बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे। और ये बोल रहे हैं देश में आतंकवादी आते कहां से? यहाँ तो पैदा हो रहे हैं, अफजल गुरु ये सब जो पैदा हो रहे हैं। आप लोग उनके समर्थन में कूदिएगा तो देश में हर गद्दार पैदा होगा। आप लोग जैसे लोग आतंकवादी को समर्थन करते हैं, आप लोग के घर में पैदा हो रहा है ना रहेगा। मुसलमान कभी इस देश का गद्दार नहीं रहा। मुसलमान ज्यादा तो प्यार इस देश को करता ही। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है गद्दार? ये कह रहा है ना, भैया ने कहा ना अभी। अब अभी भी मेरा नाम छोड़िए ना, क्या वो काम से मतलब रखिए। नाम बताइए पहले। नाम विवेक है। विवेक, हाँ बस बताइए। देखिए यहाँ पे ये लोग जब भी पाकिस्तान से लड़ाई होगा तो कई बार AIMM और PFI के पेज पे डायरेक्ट कहा गया है कि हम पटरिया खोल देंगे। ये अगर देशभक्त है तो जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा तो पटरिया खोलने की बात क्यों करते हैं? तब किसने की? PFI का फुल फॉर्म ही है पाकिस्तानी फ्रेंड इन इंडिया। और वही पाकिस्तानी जो फ्रेंड यहाँ रह रहे हैं, उनसे वो जो गजवाए हिंद का ऐलान कर रहे हैं, वो लोग देशद्रोही है, वो लोग गद्दार है। अगर ये समर्थन करे तो ये भी देशद्रोही हो जाएंगे। जो PFI का कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसे आतंकवादी कहा जाए। आतंकी सर, वो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं।
बैन लग गया आतंकी संगठन। सुन तो लो यार, आतंकी संगठन था इसीलिए बैन हुआ है। और उसने क्या कहा, अरे सर सिमी बैन है, इंडियन मुजाहिदीन बैन है। जब तक अखिलेश यादव था तब तक दंगे होते थे। योगी जी जब तक दंगे बंद है, फिर पत्थरबाजी हुई थी कानपुर मस्जिद से। वहाँ राहुल गांधी तो ठग बोल रहे हैं योगी जी को, क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी तो खुद ठग है। सबसे बड़े ठग है योगी जी। योगी जी ठग है। कितने केस चल रहे थे आपको पता है? आपको बताते हैं, जो व्यक्ति बोलता है कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, सनातन धर्म को लेकर चल रहा है, भगवा वस्त्र पहनता है, अगर उनको ये ठग बता रहे हैं तो ये पूरा सनातन को लड़का रहा है। और आपको बताते हैं ये जितना यार ये फतवा गैंग है, ये टुकड़े गैंग है, ये दंगाई गैंग है, ये पीएफआई को सपोर्ट कर रहा है। सोचो आतंकी सोच तो इनकी वैसी होगी। ताहिर हुसैन इनका आदमी है और उमर खालिद इनका आदमी, सिमी का बंदा है जो टुकड़े की बात करे, और शर्जील इमाम इनका आदमी, ये शाहीन बाग को सपोर्ट करे। ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योगी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है और आगे प्रधानमंत्री बनेगा। डंके की चोट पर देखते रह जाएंगे। अगर कोई मुकदमा होता तो कोई समाजवादी, ये नमाजवादी पार्टी जो समाप्त होने जा रही है, कुछ नहीं एक एफआईआर तो करवाती, नहीं करवा पाए। 4 चुनाव हार चुके हैं। 2012 में मुख्यमंत्री बना था अपने बाप के दम पे अखिलेश यादव, उसके बाद चाचा को लात मारी, बाप का अपमान किया। 2014 लोकसभा चुनाव हारा, 2017 विधानसभा चुनाव हारा, 2019 बुआ बबू आए थे, लोकसभा चुनाव हारे, और 2022 में भी चुनाव हारा। औकात थी तो जीत के दिखाए थे ना। ये दंगे करते थे। अब ये पहले मुस्लिम पोलराइजेशन करते थे, अब पसमंदा मुसलमान बीजेपी को वोट देने लग गया है। तो इन्होंने नई स्ट्रेटेजी रची है, रामचरितमानस जलाओ। 75 सालों में किसी की। भाई साहब क्या ऐसा करना सही है? क्यों जलाते हैं वो रामचरितमानस? ये किसी जलाई है बताइए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनकी प्रतियां जलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य को मुसलमान है। मुसलमान की बात तो कर ही नहीं रहे हम, समाजवादी की बात। सारे मुसलमानों को इल्जाम लगा। अखिलेश मुसलमान है, अखिलेश भी तो मुसलमान नहीं है। जिसका नाम है मैं अभी दिखा देता हूँ, जिसने प्रति जलाई है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। क्या बात कर रहे हैं ये? एक चीज बोलते हैं, कश्मीर का बुलडोजर रेल मिनिस्टर को योगी जी दिखाओ, कैमरा दिखाओ, भाग गए। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऐसे ही ये लोग, जितने देशद्रोही, जितने भी देश के गद्दार है, सब ऐसे ही भागेंगे। क्या ये बड़े मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, एक उद्योगपति हूँ। मेरी खुद की पोहा मिल है, पोहा उद्योग, जो पोहा हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। आज 15 दिन से मेरी फैक्ट्री बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की नीति खराब है। कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ आज धान 2700 में मिलती है और बाकी स्टेट में 2100-1900 में मिलती है। तो हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम बाकी स्टेट में माल नहीं बेच पा रहे हैं। अगर हमें नया उद्योग खोलना है तो हर खिड़की में 50,000, 1,30,000 रुपए कमीशन देनी पड़ती है, तब हमारी आगे बढ़ती है। तो हम फैक्ट्री बंद करके बैठे तो रोजगार कैसे देंगे दूसरों को? और सेंट्रल की स्कीम हमें मिलती है तो तुरंत हमारे अकाउंट में स्कीम आ जाती है, पैसे आ जाते हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम हमें नहीं मिलती है, और पैसा देने के बाद भी हमको लाइन के पीछे 3-3 साल लगना पड़ता है। तो हम उद्योग कैसे चलाएंगे? रोजगार कैसे देंगे? रोजगार नहीं मिलेगा तो कई लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और मोदी की स्कीम हमें तुरंत मिलती है, इसलिए बोलता हूँ मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। और स्कीम मिल रही है, आप ही देख लो, छत्तीसगढ़ में हमें स्कीम नहीं मिल रही और सेंट्रल की स्कीम मिल रही है। तो हम वोट क्यों नहीं देंगे मोदी को? अगर हम सेंटर से फायदे मिले तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे? क्या कमियां रह रही है, क्यों नहीं खुल पा रही है वहाँ पर फाइल? जिस पर ये सरकार की कमियां हैं, वहाँ के विधायक, सांसद, या जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी कमियां हैं। मुख्यमंत्री की कमी है, सभी की कमी है। जितना शासन है पूरा भ्रष्टाचार है। अगर मुझे बिजली चाहिए तो बिजली के लिए 3 महीने। गांधी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है फिर? छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट किसकी है? अगर मुझे एक मिनट मुझे बिजली चाहिए अपने उद्योग के लिए, तो मुझे 3 महीने के लिए अप्लाई हो गया। 3 महीने में मैंने 50,000 2 बार घूस दी है। उसके बाद मेरी फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? और मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, फिर उसको ड्राई घोषित कर दिया जाता है उस शहर को। तो कहते हैं जितना लेने वाला है उतना ही गुनहगार जो है वो देने वाला भी है। घूस फिर क्यों देते हैं? हम घूस नहीं देंगे, हम रोजगार कैसे लाएंगे? अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? मुझे फैक्ट्री खोलनी है, 3 महीने से मेरी फैक्ट्री 1 यूनिट बंद पड़ी है। मुझे बिजली चाहिए, अगर मैं घूस नहीं दूंगा तो मुझे मेरी फैक्ट्री कैसे चालू होगी? आज 3 महीने से बंद है। उसका ब्याज कितना लगता है बैंक का? 8.5-9% ब्याज लगता है। तो मैं अपने घर से दूंगा। 24 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? 24 में यही मुद्दा रहेगा मेन, भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार हटाओ और मोदी को लाओ। आज बीजेपी गवर्नमेंट रहती छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार 2 साल हो गए, भ्रष्टाचार हटा है। सेंट्रल की बात कर ले, अगर आपके स्टेट से निकल कर बात कर ले तो भ्रष्टाचार नहीं है। सेंट्रल से की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल की कोई हमें स्कीम मिलती है तो ना हमें कुछ वहाँ देना पड़ता है, और सीधा जो स्कीम, जो पैसे होते हैं हमारे अकाउंट में 15 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं हटा, मेरे को या बताइए आप। और स्टेट की गवर्नमेंट की रहती है, 3-3 महीना घूमना पड़ता है और हमें पैसा देना पड़ता है उल्टा। उसके बाद भी स्कीम नहीं मिलती हमें वो। तो आप खुद देखिए सेंट्रल और स्टेट में क्या फर्क है।
तो हम सेंट्रल में मोदी जी को क्यों नहीं लाएं? जी भाई साहब, आप भी मोदी जी को लाने वाले हैं? हाँ, एकदम लाने वाले हैं। लाने वाले क्यों लाने वाले हैं? क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर इंडिया से आज तक कभी दुनिया में बना ही नहीं है। अच्छा। है ना, नंबर 1 लीडर है और इसके साथ हमारे आने वाले जनरेशन सिक्योर हो जाएंगे। विपक्षी तो कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनके केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, ना वो दे रहे हैं लोगों को एजुकेशन। एजुकेशन पर काम तो केजरीवाल कर। जब इमरजेंसी लगा था तो लोकतंत्र का क्या था? हत्या नहीं था। जब इमरजेंसी लगा करके उसमें सेकुलर वर्ल्ड घुसेड़ दिए गए थे, तब जा करके वो हत्या नहीं था। अब जब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो सबके पेट में खलबली उठ रही है। बनने वाला है। जब बन रहा है 2024 तक बन जाएगा। पक्का बनेगा। अच्छा, गारंटी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, सेकुलर रहेंगे, सब धर्मों के लोग रहेंगे। जब हम उन लोगों से बात करते, वो कहते थे तो हमें निकाल दोगे यहाँ से। क्यों निकालेंगे हम? क्यों निकालेंगे? कोई निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके अंदर जो कट्टरपंथी विचार है उनको पेरू में पीस के निकालने की आवश्यकता है। अच्छा। ठीक है, योगी जी का सारा बुलडोजर रेल मंत्रालय, रेलवे को दे दिया जाए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो लैंड को कैप्चर किए हुए लोग हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो देश के लिए खतरा है ना, उस सबको निस्तनाबूद करके वहां से हटाया जाए। जो अभी चल रहा है आसाम के जो चिकन नेक वाला साइट है, उस जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लानिंग के तहत वहां पे लोगों को, देश विरोधी लोगों को बसाया जा रहा है। रोहिंग्या घुसपैठिए लोगों को बसाया जा रहा है, इसलिए कि जिस दिन पाकिस्तान के साथ वॉर होगा उसी दिन वो ट्रेन की पटरियां खोल दी जाएंगी। जैसे कोरोना फैला, किसी का नाम नहीं आया, वैसे सरकार किसी को आरोप नहीं लगा सकती है ना। सरकार के माथे मतलब ये पड़ जाएगा कि कुछ बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा हो जाएगा। ऐसी गतिविधियां हो जाएगी। तो रेल मंत्रालय, रेल मंत्री को ये होना चाहिए कि वो भी अपना बुलडोजर का इस्तेमाल करे। रेल की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो जमीनें हैं उसको खाली करवाएं, है ना। तो देखिए, लगातार मैं जनता जनार्दन के बीच और लोगों ने बेबाकी से बताया कि 2024 के आखिरकार क्या मुद्दे रहने वाले हैं। बात लगातार जो है वो हम लोगों से करते रहेंगे, जनता के बीच आते रहेंगे। मैं एक बार फिर लास्ट में यही बोलूंगा, ना बात हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी।